पटना में बारिश में क्या आम क्या खास, सब परेशान है। बिहार के नायब वजीर आला सुशील मोदी भी 4 दिनों से अपने घर में फंसे हुए हैं। आज उनका रेस्क्यू किया गया है। डिप्टी सीएम सुशील मोदी पिछले 4 दिनों से जल जमाव में फंसे हुए थे और उनको रेस्क्यू किया गया। इस वक्त सुशील मोदी हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन वो मीडिया से कोई भी प्रतिक्रिया देने से बच रहे हैं, जाहिर सी बात है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये उठ खड़ा हुआ है कि सुशील मोदी खुद तो जा रहे हैं, लेकिन उन्हीं के इलाके के लोग जल जमाव से प्रभावित हैं। हजारों की आबादी फंसी हुई है, लेकिन उन्हें रेस्क्यू नहीं किया जा रहा है। सुशील मोदी को चाहिए था कि वहाँ पर रुकें और जो जल जमाव से प्रभावित क्षेत्र है वहाँ पर खुद एक्टिव हों, लेकिन शायद उनको अपनी बन पड़ी है और वो यहाँ से जा रहे हैं। सुशील मोदी निकल रहे हैं यहाँ से और प्रशासनिक जो टीम है वो यहाँ से निकाल रही है। उनके जो फैमिली, देखिए सुशील मोदी यहाँ से निकल रहे हैं, डिप्टी सीएम सुशील मोदी। और लोग एक बार भी उन्होंने जहमत नहीं उठाई कि यहाँ के लोगों को देखें कि किस कदर यहाँ पर रेस्क्यू चल रहा है। जो बोट चलाए जा रहे हैं उसमें लोग कैसे बैठ रहे हैं, उनके फैमिली मेम्बर्स जरूर हैं। ये एक विडंबना भरी तस्वीर है राजधानी पटना की। लोग जो है पानी कहीं नहीं है, यहाँ से जा रहे हैं, पानी कहीं नहीं है। डिप्टी सीएम है, इनसे नहीं। हम बाजार से भी जा रहे हैं, देखिए हेलकर क्या कहे, अभी कहे हैं मोदी से कहे हैं कि आपका मीटिंग होगा तो गाड़ी वाला ट्रक से भर जाएगा। हाँ। जनता जब आती है तो एक ट्रेलर से पानी आ रहा है। मिलेगा पानी, यही पानी है, यही ठीक है। डिप्टी सीएम से वहाँ के डीएम का मीटिंग होगा गाड़ी बाजार में तो ट्रक से पानी गिरेगा। अरे वहाँ उनसे जा रहे हैं डीएम साहब जी, हाँ बोलिए, पानी मिलेगा। जाहिर सी बात है, जो हालात हैं अब वो इशारा कर रहे हैं, किसी भी तरह की बात कर रहे हैं। एक नाराज शख्स थे, वो बोलते रह गए, लेकिन डिप्टी सीएम आखिरकार यहाँ से निकल गए। सवाल कई खड़े हो रहे हैं और सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं कि सरकार के मुखिया उप मुखिया अगर इस कदर लोगों की समस्याओं को नज़रअंदाज करेंगे तो फिर सरकार किस नाम की चीज़ है, ये लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। ये देखिए तस्वीर, जो पटना में पानी जो है चारों तरफ फैला हुआ है, उसमें डिप्टी सीएम सुशील मोदी को रेस्क्यू किया गया है। उनका पूरा परिवार है और पिछले कई दिनों से वो पानी में फंसे थे। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की टीम पहुंची थी, डिप्टी सीएम सुशील मोदी को रेस्क्यू कर निकाला गया, उनकी पूरी फैमिली को निकाला गया। इस वक्त हमारे साथ सुशील मोदी जी हैं, किस तरह के हालात रहे, यहाँ पहुँच गए हैं। पिछले कई दिनों से पानी में फंसे हुए थे, सिटी एसपी पहुँचे थे, इसके अलावा डीडीसी सुहर्ष भगत भी पहुँचे थे जितेंद्र कुमार सिटी एसपी के साथ, और डिप्टी सीएम को आखिरकार रेस्क्यू कर निकाला गया है। विषम परिस्थितियां थी, प्रतिकूल परिस्थितियां थी और आखिरकार निकाल लिया गया है। यहाँ पर से पूरी फैमिली है उनकी, उनके बेटे हैं, उनके मिसेज हैं और सारी फैमिली पिछले कई दिनों से पानी में थी। जाहिर सी बात है, राजेंद्र नगर इलाका जिस कदर पानी में डूबा हुआ था, वैसे में तमाम तरह की दुश्वारियाँ आ रही थी और ऐसे में जो परेशानी थी उससे डीएम जो है वो उन्होंने आदेश दिया, उसके बाद डिप्टी सीएम को रेस्क्यू किया गया। वो भी नहीं बच सके इस जल जमाव से और क्या हालात बन पड़े थे। खुद इस वक्त डिप्टी सीएम है यहाँ पर। सर, पानी बहुत ज़्यादा था, सर पानी बहुत ज़्यादा था इलाके में, कुछ बता नहीं रहे हैं डिप्टी सीएम, लेकिन उनसे हम, जाहिर सी बात है, उनसे हम बात करेंगे। डिप्टी सीएम यहाँ से निकल रहे हैं फिलहाल। सर और सामान देख, आगे गाड़ी है। तो बिल्कुल डिप्टी सीएम जो हैं वो निकल गए हैं, शायद मीडिया से वो कुछ बात करना नहीं जानते हैं। उनकी अपनी फैमिली फंसी है, परेशान थे पिछले 4 दिनों से। उनकी पूरी फैमिली धीरे धीरे आ रही है और खुद डीएम जो है वो लगे हुए हैं डिप्टी सीएम के साथ। तो ये हालात हैं पटना के, जो जल प्रभावित क्षेत्र है राजेंद्र नगर का इलाका। इसी इलाके में डिप्टी सीएम सुशील मोदी रहते हैं और देखिए किस कदर वो फिलहाल मीडिया से बच रहे हैं, किसी तरह की प्रतिक्रिया नहीं देना चाह रहे हैं। सरकार में है लेकिन प्रतिक्रिया देनी चाहिए। पूरा अमला, प्रशासनिक अमला लगा हुआ है और आखिरकार सर कुछ तो बताएं, किस तरह की परिस्थिति थी वहाँ? कुछ नहीं बताना चाहते हैं डिप्टी सीएम। जाहिर सी बात है, 4 दिनों से परेशान थे और अब उनकी पूरी फैमिली को यहाँ से रेस्क्यू किया गया है और यही हालात थे। बिल्कुल काफ़ी परेशानी थी मैडम, काफ़ी परेशानी थी इलाके में। मैडम क्या स्थिति है इलाके में, राजेंद्र नगर में? बहुत पानी है, 4 दिनों से फंसी थी। पानी और खाना नहीं, बिजली नहीं है। बिजली नहीं होने से और परेशानी हो रही है मैडम।
मैडम बिजली नहीं होने से और परेशानी है इलाके में। जाकर पानी पहुंचाइए ना आप, हमसे बात क्या कर रहे हैं, पानी पहुंचाइए। तो बिल्कुल डिप्टी सीएम की फैमिली है, वो हमें कह रही है पानी पहुंचाने के लिए, लेकिन शायद अगर अपने फैमिली मेम्बर्स के मुखिया से कहती तो ज़्यादा एक्टिव होता प्रशासन और पानी भी पहुंच जाता और लोगों की जो दुश्वारियां हैं वो भी कम हो जाती। बिहार में सैलाब पर सियासत शुरू हो गई है। ज़बानी हमलों और दिफा का दौर जारी है। इस बीच जेडीयू के सीनियर लीडर केसी त्यागी नीतीश कुमार के दिफा में आगे आए हैं। उन्होंने कहा कि सैलाब के लिए नीतीश कुमार जिम्मेदार नहीं है। उन्होंने सवाल किया कि मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों में सैलाब से तबाही हुई है, क्या उसके लिए वहां के वज़ीर आला जिम्मेदार हैं? नीतीश कुमार जी को इसके लिए जिम्मेदार ठहराना असंवेदनशील कार्य है। अगर और राज्यों में बाढ़ के लिए मुख्यमंत्री जिम्मेदार नहीं है तो यहाँ की बाढ़ के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कैसे जिम्मेदार है? योगी जी जिम्मेदार नहीं है, फडणवीस साहब जिम्मेदार नहीं है, वहाँ ममता जी जिम्मेदार नहीं है, वहाँ तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जिम्मेदार नहीं है, तो नीतीश कुमार जी अकेले कैसे जिम्मेदार हैं? नीतीश कुमार जी ने केंद्र सरकार का भी, जल मंत्री का भी ध्यान आकर्षित किया है कि जो बाढ़ आती है उससे गंगा का जल स्तर इसलिए ऊंचा होता है, उसमें गाद भरी हुई है। नमामि गंगे के तहत कई बार सफाई के अभियान चलने के बावजूद भी अभी तक वहाँ की गाद की सफाई नहीं हो पाई है। पटना शहर में बड़े पानी के जल स्रोत का मुख्य कारण यही है, जलवायु परिवर्तन है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। सितंबर के महीने में, अक्टूबर के शुरू में कभी देश के किसी हिस्से में बाढ़ नहीं आती थी, ये पहली बार हो रहा है। रेगिस्तान में बाढ़ आ रही है, पूरा राजस्थान डूबा हुआ, वहाँ के लिए अशोक गहलोत जिम्मेदार नहीं है, खाली नीतीश कुमार जी बिहार के लिए जिम्मेदार है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे निरंजन इस वक्त जुड़ चुके हैं। निरंजन, आपसे जानना चाहेंगे, बिहार में जिस तरह के अभी सूरत हाल बने हुए हैं, सियासी जो अभी इल्जाम लगा रहे हैं वो शुरू हो गया है, तो एक नेचुरल डिजास्टर को लेकर के भी वजीर आला को उसके लिए जिम्मेदार माना जा रहा है। जी बिल्कुल, जिस तरह से लगातार बिहार की स्थिति दयनीय हो गई है, जो सरकारी आंकड़ा है 18 लोगों की मौत भी हुई है, उसको लेकर के मुख्यमंत्री ने जो वहाँ के आपदा प्रबंधन सचिव हैं परते अमृत, उनको साथ बैठक भी किया है। लगातार उस पर मॉनिटरिंग भी की जा रही है। लेकिन जिस तरह से सियासत की बात करें तो अभी जस्ट कुछ देर पहले तेजस्वी यादव भी ट्वीट किया है और उसको लेकर के लगातार सियासत में बयानबाजी तेज हो गई है। यहाँ तक कि जो पक्ष के भी है, जदयू के भी है, जदयू के नेता भी कहना है उनका कि इस तरह से जो बयानबाजी हो रही है वो ठीक नहीं है, क्योंकि उनका यह कहना है कि जो गंगा में है, जहाँ से बैराज फरक्का बैराज से शुरू होती है गंगा नदी और जाकर के वहाँ अंत होती है, यानी कि बंगाल की खाड़ी में गंगा का विलीन हो जाता है जो गंगोत्री से निकल करके, तो बिहार के बक्सर से जिले से प्रवेश करते हुए यहाँ निकलती है। उनका यह कहना है कि नमामि गंगे के योजना के तहत भी जो गाद थी गंगा नदी में, जो पूरी बिहार की जो गंगा में गाद भरा हुआ है, यानी बात करें बक्सर से लेकर के साहेबगंज भागलपुर तक, तो ये गाद की सफाई नहीं हुई है। एक तरह से सीधा तौर पर आरोप लगाया गया है कि आखिर क्या कारण है कि सिर्फ ये कागजों पर ही कार्रवाई होती है, उस तरह से क्यों नहीं हो पा रही है। दूसरी ओर यह भी उन्होंने कहा कि बिहार में बाढ़ आया तो नीतीश कुमार को जिम्मेदार ठहराया, अन्य राज्यों में भी वहाँ के सीएम को क्यों नहीं ठहराया जाता है। इसको लेकर के सियासत भी तेज हो गई है। आप देखें तो कुछ देर पहले भी राजीव प्रताप रूढ़ी जो केंद्र सरकार में मंत्री रहे हैं और भाजपा के प्रवक्ता भी हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं केंद्र सरकार में, उन्होंने यह भी कहा कि यह एक आपदा है, एक प्राकृतिक आपदा है। इसको लेकर के केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को मिलकर के पहल करनी चाहिए, क्योंकि यह अंतर्राष्ट्रीय मामला है। अब बात करें कि नेपाल के जो तराई क्षेत्र है, यानी जो उत्तरी बिहार का इलाका है, वो नेपाल से जो नदी आती है सीधे के तौर पर बिहार की ओर खुलती है, उसको लेकर के एक बात होनी चाहिए। कुल मिलाकर कहें तो ये पूरा अंतर्राष्ट्रीय मामला है, क्योंकि सिर्फ बिहार का ही मामला नहीं है। आप देखें तो 2 महीने पहले की बात है, जब शुरुआत अगस्त की बात हम करेंगे, सितंबर का लास्ट महीना है, सितंबर और जुलाई के लास्ट में भी बाढ़ आई थी वहां को, उसको लेकर के भी केंद्र सरकार से इसको लेकर के पहल करने की बात की गई थी जो बैठे हुए आलाकमान। दूसरी ओर यह भी बात है कि अभी मैंने जदयू सिवान के जो विधायक है उनसे मेरी बात हुई है, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि जो इलाका है पटना संसदीय क्षेत्र, वो केंद्रीय मंत्री का इलाका है, उनको इस पर पहल करनी चाहिए। हालांकि केंद्रीय मंत्री अभी पटना में ही मौजूद हैं और अपने क्षेत्र में मुआयना कर रहे हैं, वहाँ देख रहे हैं किस तरह से हालात बने हुए हैं, लेकिन एनडीआरएफ
की टीम और एसडीआरएफ की टीम, जो केंद्र सरकार की टीम होती है आपदा का और स्टेट, दोनों मिलकर लगातार मॉनिटरिंग भी की जा रही है। आप देखेंगे कल जो राजेंद्र नगर का इलाका है वहाँ पे जो हॉस्टल्स बने हुए हैं, खास करके गर्ल्स हॉस्टल में, वहाँ लड़कियों को रेस्क्यू करके बाहर निकाला गया। लेकिन जिस तरह से रेस्क्यू करके बाहर निकाला गया है, एक जेसीबी मशीन को पर बैठा करके, आप देखे होंगे तस्वीर में, अपने दर्शकों को ये दिखा भी सकते हैं, वह जेसीबी मशीन से लड़कियों को थर्ड फ्लोर से बैठा करके ले, ये आपदा प्रबंधन का मैनेजमेंट जो हो रहा है वो सही तरीका नहीं है। इस पर आपत्ति भी जताई है, खास करके यहाँ जदयू के नेता ने, कि ठीक है चलिए दोनों सरकार मिलकर के इसको पहल करनी चाहिए, लेकिन तब पर भी इसको लेकर के सियासत तेज हो गई है। जी बिल्कुल निरंजन, और जिस तरह से डिप्टी सीएम को 4 दिन बाद रेस्क्यू किया गया है, तो अगर डिप्टी सीएम का ये हाल है, उनका रेस्क्यू 4 दिन बाद होता है, तो आम लोगों के लिए किस तरह से सहूलत फराहम कर पाएगी ये रेस्क्यू टीमें? क्या कुछ इंतजामात हो पाएंगे? क्योंकि अगर देरी इतनी लग रही है डिप्टी सीएम को रेस्क्यू करने में, तो आम लोगों की तो बात ही नहीं है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। अभी कुछ देर पहले विकास भवन का एक छज्जा का छत भी गिर चुका है और वह कई टुकड़े हो गए। इसको लेकर के इस तरह से तो बिहार में जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि 1975 के बाद इस तरह का बाढ़ आया है, पूरा का पूरा जो पटना का इलाका है, हम बात करें दीघा से लेकर के जो इलाका है गंगा की नदी, जितने भी कॉलेज है पटना में, इंजीनियरिंग कॉलेज, पटना यूनिवर्सिटी कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, डीएमसीएच, सारे लॉ कॉलेज जो है पटना गंगा की नदी के किनारे हैं। ये पूरा इलाका अशोक राजपथ से लगता है। और हम बात करें पटना का निचली इलाका, तो ये राजेंद्र नगर है, कंकड़बाग है, पाटलिपुत्रा है, बोरिंग रोड है, ये तमाम इलाकों में पानी भरे हुए हैं। करीब 5 से 6 फीट, बात करें 5 से 6 फीट पानी कहीं कहीं है, लेकिन हर सभी जगह 3 से 4 फीट तो पानी है ही। इसको लेकर के इतना आखिर क्यों लग रहा है आपदा प्रबंधन विभाग को पानी निकालने में? पानी को निकालने का एक मुकम्मल व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन उस तरह से व्यवस्थाएं नहीं हो पा रही है। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? राज्य सरकार जिम्मेदार है, आपदा प्रबंधन विभाग जिम्मेदार है। आखिर कहीं न कहीं ये प्रश्न चिन्ह अवश्य लगता है कि ये किस पर छोड़ा गया है। आखिर बारिश की वजह है, पटना का निचली इलाका है, पूरा हम बात करें बिहार का जो इलाका भौगोलिक दृष्टिकोण देखा जाए तो दक्षिण बिहार का इलाका, वहाँ बाढ़ नहीं आता है। और ये हम उत्तरी बिहार का इलाका करें तो पूरी बाढ़, एक तरह से कहें कि 18 से 25 जिला पूरी बाढ़ से प्रभावित जरूर होती है। लेकिन पटना खास करके राजधानी जिसे हम स्मार्ट सिटी की बनाने की बात की जा रही है, इस पर भी प्रश्न अभी राजद के जो प्रवक्ता हैं मनोज झा, उन्होंने यह भी कहा कि हम स्मार्ट सिटी की परिकल्पना देख रहे हैं, स्मार्ट सिटी बनाने की बात कर रहे हैं और मेट्रो बनाने की बात भी कर रहे हैं। इसको लेकर के अगर जिस तरह से इसके लेकर के दोनों विभाग यानी आपदा प्रबंधन विभाग, आपातकाल, मानसून, ये तीनों मिलाकर के सरकार को अलर्ट कर दी थी मानसून कि इस तरह के लगातार बारिश होगी और इसका खामियाजा यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं। अब बात करें तो वहाँ के जो इलाके हैं, खास करके राजेंद्र नगर, कंकड़बाग में, यहाँ डेंगू और मलेरिया भी फैल चुका है। डॉक्टर के यहाँ पे व्यवस्था होनी चाहिए चेक करने के लिए, डॉक्टर को देखने के लिए, वो भी व्यवस्था नहीं। कई इलाकों में डेंगू फैल चुका है, इसको लेकर के भी सरकार का एक व्यवस्था होनी चाहिए। जिस तरह से सारे हॉस्पिटल में कुछ ना कुछ इलाकों में दवा की व्यवस्था होनी चाहिए। जी बिल्कुल निरंजन, पूरी मेडिकल असिस्टेंस होनी चाहिए, वरना ये क्राइसिस और भी ज्यादा बढ़ सकता है। बेहद शुक्रिया निरंजन आपका। न्यूज 18 से बात करते हुए मरकजी वजीर अश्विनी चौबे ने कहा मुतासरीन तक मदद पहुंचाई जा रही है। उन्होंने ओपोजिशन को भी आड़े हाथों लिया। अश्विनी चौबे ने कहा कि ओपोजिशन की गुमराहकुन बातों पर अवाम तवज्जो नहीं देंगे। तरीके से बिहार में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, पूरे मसले पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं अश्विनी चौबे जी। सर, जिस तरीके से इन दिनों बाढ़ की स्थिति जो बिहार में बनी हुई है, क्या कहना चाहेंगे? सचमुच में पिछले कुछ दिनों से जिस प्रकार से लगातार मूसलाधार वृष्टि हो रही है और हम कह सकते हैं कि ये एक प्राकृतिक आपदा का रूप धारण कर लिया है, सचमुच हमारे लिए दुखदाई है। यहाँ तक कि बिहार की राजधानी पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, बक्सर, कई शहरों में भी और देहात के अंदर गाँव में लगातार लोग इससे जूझ रहे हैं। लाखों लोग इस संकट में घिरे हुए हैं। हमारी वहाँ की जिला प्रशासन, सरकार और आपदा प्रबंधन के लोग त्वरित गति से काम कर रहे हैं, युद्ध स्तर पर लगे हुए हैं। मैं भी प्रवास में था, लगातार अपने शासन प्रशासन और तमाम संसदीय क्षेत्र के जिला प्रशासन से संपर्क में हूँ और इस पर पूरी तरह से हमारे मुख्यमंत्री जी ने, बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, उप मुख्यमंत्री, सभी लोगों ने काफ़ी गंभीरता से इसको लिया है और ये इससे निदान पाने के लिए हम जल्द ही कोशिश कर रहे हैं। हर लोगों को राहत और हर प्रकार की व्यवस्था कैसे उन तक पहुंचाई जाए,
इसका पूरा प्रयास हो रहा है। लेकिन सर विपक्ष तो लगातार नीतीश सरकार पर सवाल उठा रहा है। भाई विपक्ष, मुझे हंसी आती है। जो विपक्ष नकारात्मक राजनीति से इस बाढ़ की विभीषिका में भी, इस बरसात के संकट को भी वो राजनीति के रूप में ले रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, शर्मनाक है। और विपक्ष जिन्होंने पूर्व में अपने कालखंड में जो पाप किए हैं उनको उसका प्रायश्चित भोगना चाहिए, ना कि जनता को गुमराह करना चाहिए। जनता सब कुछ जानती है, उन पापों का प्रायश्चित उनको करना पड़ेगा जो आज जनता भोग रही है। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ बात करने के लिए केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे, जिनका कहना है कि जिस तरीके से बिहार में इन दिनों बाढ़ की स्थिति बनी हुई है उसको लेकर सरकार पूरे काम कर रही है और जल्द ही लोगों को इससे राहत मिलेगी। कैमरा पर्सन गौरव सक्सेना के साथ रचना, न्यूज 18 दिल्ली। मगरबी बंगाल के मालदा में भी बारिश से सैलाब की सी सूरत हाल पैदा हो गई है। नशीबी इलाके जेर आब आ गए हैं, मामूलाती जिंदगी दरहम बरहम हो गई है। मालदा मेडिकल अस्पताल में भी पानी दाखिल हो गया है, लेकिन डॉक्टर और अस्पताल का अमला मुस्तैद है। अस्पताल में पानी दाखिल होने के बावजूद तिब्बी खिदमात पर कोई असर नहीं पड़ा है। मालदा वालों के लिए राहत की बात यह है कि आज सुबह से बारिश नहीं हुई है। साहब बोल रहे इस वक्त की बड़ी खबर, हैदराबाद के नीलोफर अस्पताल में जवाबित की धज्जियां उड़ाई गई। बच्चों के अस्पताल में अदविया के तजुर्बे का सनसनीखेज इंकिशाफ हुआ है। इल्जामात की जांच के लिए तश्कील करदा 3 रुकनी कमेटी ने काम शुरू किया है। आज अस्पताल पहुंचकर जांच का आगाज कर दिया गया है। इस वक्त की अहम खबर आपको बता रहे हैं, हैदराबाद के नीलोफर अस्पताल में जवाबित की धज्जियां उड़ाई गई है। बच्चों के अस्पताल में अदविया के तजुर्बे का सनसनीखेज इंकिशाफ हुआ है। अब इल्जामात की जांच के लिए तश्कील करदा 3 रुकनी कमेटी ने काम शुरू कर दिया है। आज अस्पताल पहुंचकर जांच का आगाज कर दिया गया है। नाज़रीन, आपको बता दें, नाम नहीं बोलते ना, जब ऑडियो वीडियो कुछ ले लिया क्या? नहीं, जस्ट जेरॉक्स कॉपी के ऊपर सिग्नेचर करके मेरा जेरॉक्स मैं सिग्नेचर करी और सार भी सिग्नेचर करे। एक कॉपी मुझे दिए थे, एक कॉपी उनके पास रख ली। तो इंश्योरेंस के बारे में कुछ आपको बोले क्या? स्वाइन फ्लू के बारे में बोले थे। इसको कुछ इंजेक्शन ये देने के बाद, वैक्सीन देने के बाद कुछ बुखार वगैरह है तो मुझे कॉल करो बोल के सार का नंबर भी दिए थे। कोसे के हेड नहीं, अगर वो ट्रीटमेंट फेल हो तो कुछ इंश्योरेंस क्लेम होता बोल के वैसे कुछ बोले क्या? वैसा कुछ भी नहीं बोले, असल प्रॉब्लम नहीं होता बोल के बोले थे। प्रॉब्लम भी नहीं हुआ बच्चे को, पूरा एवरीथिंग ओके, प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है मेरे बच्चे को। कितने महीने हुआ अभी? वो होगा 1 ईयर वो होगा। मेहंदीपट्टनम से जी। क्या नाम है आपका? सोनी। बच्चे का नाम शेख मोहम्मद रेहान। आपको बच्चे को 2 साल के बाद इंजेक्शन दिए थे। अब बच्चा 3rd ईयर है, 1 ईयर हो गया देखे। नहीं तो जब आपको इंजेक्शन दिए तो आपका कंसेंट लिए थे आपसे? कमेटी वाले कुछ पूछे नहीं। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे संजय तिवारी इस वक्त जुड़ चुके हैं। संजय, आपसे इस पूरे मामले को लेकर तफसीलात चाहेंगे। मुनीजा, जो डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन है, उन्होंने 3 सदस्यीय जांच समिति गठित किया और जांच के लिए नीलोफर अस्पताल पहुंची हुई है। दरअसल आरोप ये लगा था, हॉस्पिटल में एक डॉक्टर लालू प्रसाद हैं जो तेलंगाना डॉक्टर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं। उन्होंने आरोप लगाया था कि जो यहाँ क्लिनिकल ट्रायल हो रहे हैं नीलोफर हॉस्पिटल में, उनमें नियमों के हिसाब से नहीं हो रहा है। यानी जो पेशेंट, जो बच्चे हैं, बच्चों के जो परिजन हैं, उनको जानकारी नहीं दी जा रही है कि उनके ऊपर क्या क्लिनिकल ट्रायल हो रहा है और कैसे हो रहा है। तो उनको अंधेरे में रख के क्लिनिकल ट्रायल किया जा रहा है और अगर बच्चों के ऊपर कुछ उस दवाओं का गलत असर पड़ेगा तो उस असर को न्यूट्रलाइज करने के लिए भी हॉस्पिटल के पास पर्याप्त संसाधन नहीं है, ऐसा उन्होंने आरोप लगाया था। इसके बाद ये मामला जो है वो मामले की गंभीरता को देखते हुए डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन ने मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया जो आज हॉस्पिटल में आई हुई है और उन मरीजों के परिजनों से, उन बच्चों के परिजनों से बात कर रही है जिनके ऊपर क्लिनिकल ट्रायल पिछले 3 सालों में हुए हैं
हमारी कुछ देर पहले एक महिला जो है जिसके बच्चे पर क्लिनिकल ट्रायल हुआ उससे बातचीत हुई, तो उसने तो हालांकि कहा कि जो है उनको पूरी जानकारी दी गई थी और किसी तरह की कोई इस तरह की परेशानी उनके बच्चे के साथ पेश नहीं आई है क्लिनिकल ट्रायल के बाद। लेकिन कमेटी सारे मुद्दों को जांच कर रही है, क्या क्या नियमों के हिसाब से चल रहा है या कहाँ पर खामियां है, और उस हिसाब से जांच रिपोर्ट कल डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन को सौंपेगी और उस हिसाब से फिर आगे उस पर कार्रवाई होगी। तो फिलहाल जब से ये मामला सामने आया है तब से काफी इसको गंभीरता से सरकार ने लिया है। हालांकि मैं आपको बताऊं मिनट में कि क्लिनिकल ट्रायल हैदराबाद के नीलोफर अस्पताल में ही नहीं, गांधी हॉस्पिटल में, निम्स में और उस्मानिया हॉस्पिटल में भी चल रहे हैं। लेकिन वो सवाल यह है कि क्लिनिकल ट्रायल जो नियम है गवर्नमेंट के, वो उनका पालन होके किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। तो जो जांच कमेटी है केवल इस बात की जांच कर रही है कि क्या पेशेंट को उसकी जानकारी दी गई है और उसके आगे जो भी कंसिक्वेंसेस होने वाले हैं उसमें उनका ख्याल रखा गया है कि नहीं। अगर ऐसा गलत पाया गया तो जरूर इसमें कार्रवाई होगी। तो नीलोफर अस्पताल के जो इंतजामिया है उनकी जानिब से इस पूरे मामले को लेकर के कोई रद्दमल, कोई बयान सामने आया है? जो अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं उनसे हमारी थोड़ी देर पहले बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि इस मामले में जो पेशेंट है, जो बच्चे हैं, बच्चों के परिजनों को पूरी जानकारी दी जाती है और उनके रिटर्न में उनसे कंसेंट भी लिया जाता है। लेकिन नियम यह है कि उनका ऑडियो और वीडियो भी रिकॉर्ड किया जाएगा। मेडिकल सुपरिटेंडेंट कहते हैं कि इस तरह की सुविधा उनके पास नहीं है, इसलिए ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुआ, लेकिन उनके पास रिटर्न कंसेंट है उन लोगों का। और जो उसके बाद मरीज का जो है बाद में फॉलो अप हॉस्पिटल की तरफ से किया जा रहा है। तो वो अपनी सफाई में ये कह रहे हैं कि सारे नियमों का उसको फॉलो कर रहे हैं। एथिकल कमेटी के जो भी नियम बनाए हैं, वो एथिकल कमेटी जो भी बात उनके मरीजों के सिलसिले में कहा है उसको पालन किया गया है। अब जांच कमेटी ये तय करेगी कि क्या वाकई उनके दावे ठीक है नहीं, और अगर किसी तरह की कोई खामी पाई जाती है तो ये काफी गंभीर मामला होगा। और लेकिन वो जांच कमेटी की रिपोर्ट के बाद पता चलेगा कि वाकई में जो क्लिनिकल ट्रायल हुए उसमें कुछ गड़बड़ियां थी या फिर वो बाकायदा नियम कायदे कानून के तहत किए गए थी। बिल्कुल संजय, बेहद शुक्रिया तमाम तफसीलात के लिए। आगे बढ़ते हैं। आज श्रीनगर में निजी गाड़ियों की नकल हमले देखने को मिल रही है। कश्मीर में सुबह के औकात दुकानें भी खुली थी, कहीं कहीं दुकानें आधी खुली रहीं। वहीं हसास मकामात पर पुलिस और सीआरपीएफ की तैनाती अमल में लाई गई है। कश्मीर में करीब पिछले 2 महीने से इस तरह के हालात लगातार बने हुए हैं। हालांकि सुबह के औकात में यहाँ पे दुकानें तो खुलती है, लेकिन 9 बजे तक ही ये दुकानें खुल जाती है और उसके बाद इस तरह का मंजर देखने को मिलता है और जहाँ दुकानें और कारोबारी इदारे बंद हो जाते हैं। और वहीं अगर हम बात करें जो ट्रांसपोर्ट है, सड़कों पे निजी गाड़ियाँ देखी जा सकती हैं और वहीं ऑटो रिक्शाज जो है वो देखे जा सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर इस तरह का मंजर रहता है और पूरा जो यहाँ पे हालात है उतना ज़्यादा सुधार पिछले 2 महीने में नहीं हुआ है। हालांकि लैंडलाइन कम्युनिकेशन को तो बहाल कर दिया गया है, लेकिन लोगों की ये मांग है, खासकर जो स्टूडेंट्स हैं उनकी मांग है कि जो मोबाइल टेलीफोनी और इंटरनेट सर्विसेज को बहाल किया जाए और ताकि वो अपनी जो पढ़ाई है बिना किसी खलल के जारी रख सकें। लेकिन वहीं अगर हम बात करें यहाँ पे जो साबिका रा चीफ एस दुल्लत का भी बयान आया है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जो यहाँ पे हालात कहे जा रहे हैं कि मामूल पे आ रहे हैं और ये अब भी यहाँ पे उनका ये कहना है कि जो अभी हालात यहाँ पे बने हुए हैं और खामोशी है वो तूफान से पहले की खामोशी से इसे ताबीर कर रहे हैं। और वहीं अगर हम बात करें जो सुप्रीम कोर्ट के सामने आज कहीं जो अर्धराश रहे, चाहे वो गुलाम नबी आज़ाद की थी, इर्तिका मुफ्ती की थी या अनुराधा भसीन की थी, वही कल से सुप्रीम कोर्ट में 35A और दफ़ा 370 को मनसूख करने को मरकज़ के फैसले पे कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के सामने सुनवाई शुरू होनी है। और सब लोगों की नज़रें अब सुप्रीम कोर्ट पे नज़र लगी हुई है कि सुप्रीम कोर्ट से किस तरह का फ़ैसला आता है और क्या रद्दमल रहता है सुप्रीम कोर्ट का। और वहीं यहाँ पे लोग हालांकि इस चीज़ को कैमरा के सामने कह नहीं रहे हैं, लेकिन इनका यही कहना है कि उनको इंतज़ार है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या रुख अपनाती है। फैरोज़वानी के साथ सनम तसद्दुक, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। जम्मू कश्मीर के साबिक़ वज़ीर आला फारूक अब्दुल्ला को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने फारूक अब्दुल्ला को हिरासत चैलेंज करने वाली अर्जी खारिज कर दी है। हाल ही में अब्दुल्ला को पब्लिक सेफ्टी एक्ट यानी PSA एक्ट के तहत हिरासत में लिया गया था।
अब फारूक अब्दुल्ला जहां भी रहेंगे वो आरजी जेल होगी। आपको बता दें कि एमडीएम के लीडर वाइको ने अपने करीबी दोस्त फारूक अब्दुल्ला की हिरासत के ताल्लुक से सुप्रीम कोर्ट में हब्स बेजा की अर्जी दाखिल की थी। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।